और हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि बहुत सी वेब सीरीज़ आ रही हैं, बहुत सी मूवीज़ भी आ रही हैं यूपीएससी के ऊपर, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर। ये 5 लाख कहानियाँ हैं जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन कहानियों में किस्से चल रहे हैं, कुछ घटनाएं घट रही हैं। रील्स आती हैं और यूपीएससी से भी बहुत सी रिलेटेड रील्स होती हैं जो वायरल होती हैं। तो ये कितना उस एस्पिरेंट की प्रिपरेशन पे अफेक्ट करता है? कौन सी रील आपकी फीड में आएगी उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियोज़ और फेक न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे हैं और चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं भारत के अंदर। मिनिस्ट्री इसे कैसे हैंडल करती है? एक हाल ही का किस्सा मुझे याद आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था सोशल मीडिया पे खासकर। ये टर्म है प्लान बी। प्लान बी कितना ज़रूरी है? क्या इसको रखना चाहिए किसी एस्पिरेंट को? रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए? अगर वो सारे अटेम्प्ट्स भी एग्जॉस्ट करने के बाद बाय चांस आपका नहीं होता है, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका नहीं होता है फाइनली। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ कि मैं प्री में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो शून्य से शुरुआत आपकी एक बार हुई थी, बट आप दोबारा जब शून्य पे आ रहे हैं तब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। भारत में हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। उन 10 लाख में से प्री के लिए पहले पड़ाव के लिए अपीयर होते हैं 5 लाख लोग, और उन 5 लाख में से 10 से 15 हज़ार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। मेंस में जो दूसरा पड़ाव है उसे क्वालिफाई कर पाते हैं महज 3 से 4 हज़ार लोग, जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जो इंटरव्यू देते हैं। और उन 3 से 4 हज़ार लोगों में से करीबन 1,000 ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना साकार होता है, वो यूपीएससी क्रैक करते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की उन्नति की रूपरेखा तय करने के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए, अहम निर्णय लेने के लिए अधिकारी बनाया जाता है, जो भारत के शासन प्रशासन में अलग अलग उच्च पदों पर जाके विराजमान होते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी आज हमारे साथ में हैं, जो पहले आप ही की तरह एस्पिरेंट थे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग के डेप्यूटी डायरेक्टर आईआईएस श्री अवनव सक्सेना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमारे स्टूडेंट को स्टडी आईक्यू के। थैंक यू वरुण एंड थैंक यू स्टडी आईक्यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, इस बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके सफ़र को मैंने नज़दीक से देखा भी है और मैं जानता हूँ आपसे कई कई चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। तो इस जर्नी में, ये जो जर्नी है इसमें कई सारे पड़ाव आते हैं, आपके सामने फेलियर्स भी आते हैं, आपको कई अचीवमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में आप जब सिलेक्शन आपका रह जाता है, आपको दोबारा शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसी थी आपकी जर्नी, उसके अहम पड़ाव क्या थे, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जी। पहले तो मैंने कब सोचा इस सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के बारे में। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने फादर से कई आईएएस ऑफिसर्स के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। उनके जो इंटरेक्शंस होते थे उन ऑफिसर्स के साथ, कई पॉजिटिव आउटकम्स निकलते थे, कई इनिशिएटिव्स के, कई के नहीं भी निकलते थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से दिमाग में एक आइडिया लगा था कि इस टाइप की सर्विसेज में जाना है। तो वो एक बचपन का एक जो सपना टाइप का होता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। अब क्या है सिविल सर्विसेज, क्या नहीं है, उनमें इनिशिएशन काफ़ी बाद में हुआ। जब मैं कॉलेज भी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, एमबीए किया, बीच में 2 साल कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब भी किया। उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था जी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता था कि सिविल सर्विसेज में आगे चल के जाना है, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए का जो स्पेशलाइजेशन था वो भी मैंने उसी तरह से चुना कि मुझे आगे चल के ऑप्शनल में या प्रिपरेशन में हेल्प करे। अब मेरा ऑप्शनल का जो लेने का मन था वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने उसी दिशा में पब्लिक सर्विसेज मैनेजमेंट एंड ई गवर्नेंस, जी। इस स्पेशलाइजेशन में एमबीए किया। तो इसी तरह से कोई भी जो भी एस्पिरेंट है उसके अगर दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है तो उसकी दिनचर्या का पार्ट या आगे के जो भी वो डिसीजंस ले रहा है उन सभी का पार्ट या वो सब उस डायरेक्शन में होने चाहिए कि वो आगे चल के प्रिपरेशन मोड में जब जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली तो प्रिपेयर्ड है ही कि मैं अब इस प्रिपरेशन मोड में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। अब जब वो शुरुआत करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप उनको यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है जी। उसके थ्रू ही उनको जाना चाहिए। उसमें सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखनी चाहिए, उसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखना चाहिए,
उसमें उनको सिलेबस देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे उनको बढ़ना चाहिए। अब ये सब सभी एस्पिरेंट्स करते भी हैं, कुछ इनमें मिस आउट कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मेरी जर्नी फाइनल ईयर में स्टार्ट हुई। मैंने फाइनल ईयर में ही बिना प्रिपरेशन के एक अटेम्प्ट दिया, जी। केवल ये देखने के लिए और अपने आप को असेस करने के लिए कि मैं कितना रेडी हूँ। और जो जैसा कि आपने बोला कि कई बार प्री में सफलता मिलती है, बिल्कुल। मेंस में नहीं मिल पाती है, मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ कि मैं प्री में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो सर, जब आपने विदाउट प्रिपरेशन दिया, आपका नहीं हुआ, इसके बाद आपने ये कब सोचा और किस तरह से आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको शुरू किया? तो मुझे पता तो था कि मैं फाइनली तो सिलेक्ट शायद ना हो पाऊँ, बट ये नहीं पता था कि मैं प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक मेरे लिए लर्निंग थी कि मैं अभी प्री के लिए भी रेडी नहीं हूँ। विच इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे जो जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं आफ्टर एमबीए वो एक्सेप्ट ना करके एक फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में आना चाहिए, और वो मैंने किया। फिर नेक्स्ट ईयर की वहीं से स्टार्ट। सर, अब आपको क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी थी, आपको प्रिपरेशन करनी थी, तो आपने इसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए? अपनी स्ट्रैटेजी को आपने कैसे बनाया? क्योंकि मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था तो मेरा पहला फोकस प्री पे ही रखा, और काफ़ी महीने मैंने प्री की तैयारी को दिए। जैसे जून या जुलाई के करीब मैंने शुरुआत की अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद करीब 6-7 महीने मैंने केवल प्री के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन की। मैंने मेंस के लिए थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, बट फुल टाइम जो एक टेस्ट सीरीज़ या उस टाइप से कुछ नहीं किया। तो प्री का जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने प्री के मॉक्स किए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स किए, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस लिखा, मेंस के लिए भी तैयारी की इसी टाइप से, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। प्री और मेंस के बीच का जो टाइम था उसमें फुल डेडिकेशन के साथ सारी आंसर राइटिंग की, ऑप्शनल की भी, एसेज की, करेक्ट। जीएस 1 2 3 4 सभी पेपर्स की। और उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू भी हुआ। तो अब ये मेरा प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था, उससे पहला वाला विदाउट प्रिपरेशन था, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि इस अटैम्प्ट में तो मेरा हो ही जाना है। और जब फाइनल इंटरव्यू वगैरह भी हो गया था तो मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, इतना कॉन्फिडेंस था। बट जब रिज़ल्ट आया 31 मई 2017, तो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, और वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि मैं तो मान के बैठा था कि मेरा सिलेक्शन होना है, बट जब नहीं हुआ और मैं आगे के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था, तो इस चीज़ को ही एब्जॉर्ब करने में मुझे कहीं ना कहीं 1-2 दिन लगे। बिल्कुल। बट नेक्स्ट ईयर का जो प्री था मैंने फॉर्म फिल किया हुआ था, और वो होना था 18 जून को। तो मेरे पास केवल 14-15 दिन थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे और ज़्यादा इस पे सोचने विचारने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो मेरी तैयारी लास्ट ईयर की है उसी को थोड़ा सा और रिवीजन उसी के बेसिस पे करूं। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स उन 14-15 दिन में करीब 10-15 टेस्ट पेपर्स सॉल्व किए, रिवीजन अपना कंप्लीट किया, और दोबारा से उस जर्नी में मैं एंटर हुआ। तो वो शून्य से शुरुआत आपकी एक बार हुई थी, बट आप दोबारा जब शून्य पे आ रहे हैं तब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं, तो आपको केवल उस पर रिवीजन करना है। तो वो जो एक स्ट्रगल होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो है, बट आपको उस स्ट्रगल में एक ईज मिल जाता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट वंस और ट्वाइस इन द पास्ट। तो सर, वो आपका जब क्योंकि प्रिपरेशन के बाद भी नहीं हुआ, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद भी जब नहीं निकला एग्ज़ाम, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस किए? तो जब भी कोई भी एस्पिरेंट या कैंडिडेट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है उसके कई फैक्टर्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं। कई बार बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी में से भी कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं। कुछ लोग शायद कॉपी भी करते होंगे, तो कॉपी ना करके अगर केवल जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है जी। उनको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट अगर वो स्ट्रेटजी आपकी ही अपनी बनाई हुई काम नहीं कर रही है, तो आपको फिर असेस करना है कि क्या काम नहीं किया, किस एस्पेक्ट ने काम नहीं किया उस स्ट्रेटजी के, और किन एरियाज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो मेरा क्योंकि प्री भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल और मेंस का स्कोर होता है, फाइनल मेंस और इंटरव्यू का जी। जो स्कोर होता है, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, और उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स थे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऑप्शनल में भी जो एवरेज मार्क्स हैं उससे भी काफ़ी नीचे थे। जीएस 1 2 3 4 में जो मेरे मार्क्स थे वो करीबन जो टॉपर्स, टॉप 15-20 रैंकर्स थे उनके इक्विवेलेंट ही थे। तो मुझे क्लियर कट था कि मेरा ऑप्शनल बहुत ही वीक है।
जिस तरह के मैंने आंसर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही मेरे सामने जी। आया। तो मेरा पूरा फोकस अब होने वाला था नेक्स्ट अटेम्प्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पे। तो सर आपका जब क्योंकि ऑप्शनल की वजह से नहीं हो पाया, उसमें आपके कम मार्क्स आए, तो आपने अब ऑप्शनल को अपने कैसे इम्प्रूव किया? ऑप्शनल के लिए फिर मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज़ पहले जहाँ ज्वाइन की थी वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह की, और मैंने अपने पुराने आंसर्स भी देखे। उसमें मैंने ये पाया कि मेरे ऑप्शनल के और जीएस के जो आंसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेम स्टाइल में लिखे हुए हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऑप्शनल में ऑप्शनल की जो एक अलग आंसर राइटिंग स्टाइल होती है, फॉर इंस्टेंस अगर पेपर 2 की बात करें तो प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं या नहीं, केस स्टडीज़ आप कोट कर रहे हैं या नहीं, किस तरह से अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हैं। जीएस में बिल्कुल। बहुत ही जेनरिक आंसर्स होते हैं क्योंकि स्कोप भी उतना नहीं होता है वहाँ पे। तो उस तरह से फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैं थोड़ा शायद इस वजह से भी इन्फ्लुएंस था कि पब्लिक सर्विसेज मैनेजमेंट पढ़ के आ रहा हूँ, एमबीए से एमबीए से आया बिल्कुल। हूँ, तो एमबीए स्टाइल वाले शायद मैंने आंसर्स भी लिखे थे। तो वो सब मैंने चेंज किया। मेरा जो टाइम डेडिकेट मैं करता था मेंस और प्री के बीच का जो ड्यूरेशन था उसमें, तो ऑप्शनल को मैंने फिर ज़्यादा टाइम देना शुरू किया उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। 60-40 का रेशो किया। पहले शायद 50-50 या उल्टा रिवर्स होता था, 60 जीएस के लिए, 40% ऑफ टाइम फॉर ऑप्शनल। वो मैंने रिवर्स किया। तो पूरा मेरा फोकस ऑप्शनल सेंट्रिक हो गया। उसमें मैंने आंसर राइटिंग अपनी चेंज की। कई मैंने भी टॉपर्स के आंसर्स देखे प्रीवियस ईयर्स के उस ऑप्शनल के, वो किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह के आंसर राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। अराउंड 50 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे केवल ऑप्शनल के स्कोर में ही, ओके। विच वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एंड विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर माई फाइनल सिलेक्शन। सर ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं और पता नहीं होता कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। आप प्री देते हैं, आपका प्री हो जाता है, मेंस देते हैं, वो नहीं होता है, तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वही जो हमने बताया कि शून्य से आपको शुरू करना पड़ता है। ऐसे में जो एस्पिरेंट है वो अपने माइंड को, उसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करके रखे, प्रेशर को कैसे मेंटेन करके रखे, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसे कैसे मेंटेन करते हैं, और आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसे कैसे मेंटेन किया था? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं अगर आप तनाव या प्रेशर की बात जी। करते हैं। तो एक तो मेंटल स्ट्रेस होती है, एक फिजिकल भी होती है। तो उन बिल्कुल। दोनों एस्पेक्ट्स को फिर आप उसी वे में एड्रेस करेंगे। मेंटल स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन एंड योगा टाइप की चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। जी। सिमिलरली फॉर रिमेनिंग मोटिवेटेड यू ऑल्सो हैव टू बी फिजिकली फिट, क्योंकि आपको कई स्ट्रेच आवर्स के लिए बैठना पड़ता है। बिल्कुल। कई लोगों की 5-5 6-6 घंटे की कंटिन्यूस सिटिंग होती है, उसमें छोटे मोटे ब्रेक्स होते हैं। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी भी फिट होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो जो एक आदर्श विद्यार्थी वाला वाक्य है वो मुझे याद आ रहा है कि काग चेष्टा बको ध्यानम श्वास निद्रा तैवच। उस टाइप से अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को बनाएं कि एक क्रो जैसी या कौवे जैसी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है कि केवल आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स को आप ना पढ़ें, अगर कोई वीक एरियाज़ हैं तो उनके बारे में भी क्यूरियस रहें हमेशा, उनको भी पढ़ें। और उसके अलावा फिर जब बको ध्यानम वाली बात आ रही है कि आप केवल 2 घंटे पढ़ के और फिर आज का मेरा हो गया बस, उतना में आपका फोकस ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो भी आपने सेट किए हैं, डेली टारगेट्स, वीकली, मंथली। तो उन टारगेट्स पे पूरा आपका फोकस होना चाहिए। और जब हम कम नींद की बात करते हैं तो वो कम नींद वाली बात नहीं है, वो एक अलर्टनेस वाली बात है कि आप, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की नींद की, तो आप वो 6 घंटे की नींद पूरी करें। अगर किसी की 7 घंटे की रिक्वायरमेंट है तो वो रात को ऐसे प्लान कर सकता है कि 6 घंटे सोए, बट दिन में एक वो पावर नैप ले ले, तो वो 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप ले सकता है। तो इस तरह से उसको अपनी लाइफस्टाइल की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ही ऐसी रखनी होंगी। केवल और केवल पढ़ने से और केवल अपनी टेबल पे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा और आप अपने स्ट्रेस को बढ़ाएंगे ही। करेक्ट। आपको उस टेबल से उठ के कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी है कि मेडिटेट भी करें, योगा भी करें। अगर आपके पास टाइम है शाम को आधा घंटा या मॉर्निंग में आधा घंटा, तो आप वॉक करने, रनिंग करने जा सकते हैं। तो आप मेरी भी जैसे पूछ रहे थे, जी। तो मेरा जो रूटीन होता था वो भी कुछ इसी टाइप का होता था कि मैं ये मेक श्योर करता था कि आइदर इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग आधा से 1 घंटा में आइदर वॉक और बिल्कुल। रनिंग,
ये मेरा एक फिक्स्ड रूटीन था। चाहे मैं उस दिन कितना भी पढूं या बहुत ज़्यादा जब तक बीमार अगर नहीं हूं, और मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूं तो मैं शायद ही एक भी बार बीमार पड़ा था, तो उसका रिलेशन इससे नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। उसका केवल इतना सा रिलेशन इसी चीज़ से है कि मैं कितना एक रूटीन में और सिंसियरली उस रूटीन को मेंटेन कर पा रहा फॉलो हूँ। कर पा रहे हैं। तो वो ही एक एस्पिरेंट को करना चाहिए कि अपना एक रूटीन बनाएं, टारगेट सेट करें और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो वो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। आप उस स्ट्रेस को डेवलप होने ही ना दें। होने ही नहीं देंगे। अगर होता भी है तो उसको इस तरह से आप मैनेज करें। बिल्कुल। सर ये तो बात हो गई एक एस्पिरेंट के, उसको किस तरह से अपने तनाव को मेंटेन करना है, कैसी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी सर बात करते हैं कि आपने देखा होगा और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि बहुत सी वेब सीरीज़ आ रही हैं, बहुत सी मूवीज़ भी आ रही हैं यूपीएससी के ऊपर, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर। ये इन वेब सीरीज़ के अंदर जिस तरह की एक एस्पिरेंट की लाइफ दिखाते हैं, जिस तरह की उसकी एक प्रक्रिया जो है प्रिपरेशन की, उसको दिखाया जाता है, ये कितनी हद तक सिमिलर है रियलिटी से? क्या ये एक रियल एस्पिरेंट की लाइफ इसी तरह की होती है? क्या इसी तरह के उतार चढ़ाव, मित्रता, ये सब उसकी रियल लाइफ में भी होता है? वरुण, आपने एक स्टैटिस्टिक्स दिए थे अपने एक दूसरे सवाल में कि करीब 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग अपीयर होते हैं जी। प्री में। और मैंने भी अपने एक आंसर में बोला कि सभी को अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बनानी पड़ती भी है और बनाते भी हैं। तो ये जो 5 लाख लोग हैं जो अपीयर हो रहे हैं और इससे भी ज़्यादा शायद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उन सभी की एक यूनिक स्टोरी है। ये 5 लाख कहानियाँ हैं जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन कहानियों में किस्से चल रहे हैं, कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो अब किसी भी एक वेब सीरीज़ के कुछ कैरेक्टर्स में उन 5 लाख कहानियों को पिरोना तो पूरी तरह से पॉसिबल ट्रू। है नहीं। ट्रू। बट कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। एक जो दिनचर्या का पार्ट दिखाया जाता है वो कुछ वेब सीरीज़ में सिमिलर देखने को मिलता है। कुछ चैलेंजेस की, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज जब दिखाए जाते हैं कुछ एस्पिरेंट्स के, तो वो कहीं ना कहीं कई एस्पिरेंट्स उनसे रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। और एक अच्छा कहानीकार या फिल्म मेकर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ये मौका देगा या इनेबल करेगा कि वो रिलेट कर पाएँ उन कैरेक्टर्स के बिल्कुल। साथ। इसीलिए 4-5 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। मैं हो सकता है किसी एक कैरेक्टर से रिलेट कर पाऊँ, कोई और ऑफिसर या एस्पिरेंट होंगे जो शायद किसी और कैरेक्टर से रिलेट कर पाएँ। लेकिन सर इसमें एक सवाल और इसी से निकल के आता है कि ये जैसे वेब सीरीज़ आती हैं, सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनसे एक एस्पिरेंट को अपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसे कितना दूर रहना चाहिए या कितना एक लिमिट में इन्वॉल्व इसमें रहना चाहिए? क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे, किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे रील्स आती हैं और यूपीएससी से भी बहुत सी रिलेटेड रील्स होती हैं जो वायरल होती हैं। तो ये कितना उस एस्पिरेंट की प्रिपरेशन पे अफेक्ट करता है? उसे कितना इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए या कितना उसको लिमिट करके रखना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? मेरा मानना ये है कि जहाँ तक वेब सीरीज़ या मूवीज़ का सवाल है, तो एस्पिरेंट जब तक कि अपना एक एंटरटेनमेंट ब्रेक नहीं ले रहे हैं या वो उसको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर रही है, जी। तो वो उससे दूर रह सकते हैं, उसको कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। जब वो अपने इंटरव्यू वगैरह से फ्री हो चुके हैं, उस टाइम में अगर वो उस वेब सीरीज़ को देखें, तो वो एन्जॉय भी ज़्यादा कर पाएंगे, फ्री माइंड से देख पाएंगे, रिलेट भी करेंगे, सारे पूरी तरह से वो उसको एन्जॉय कर पाएंगे। प्रिपरेशन के दौरान अगर वो उसको देख रहे हैं, 5-6 घंटे की एक वेब सीरीज़ है या 2-2.5 घंटे की एक मूवी है, तो वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट उनकी प्रिपरेशन में नहीं कर पाएगी शायद। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की भी, तो वो अपने प्रेजेंस के साथ सोशल मीडिया पे उस प्रिपरेशन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस भी उनका उतना एक्टिव प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता नहीं है। वो सोशल मीडिया या इंटरनेट को वहाँ तक यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक कि वो उनकी प्रिपरेशन या स्टडीज़ में हेल्प जी। करे। फॉर इंस्टेंस, अगर यूट्यूब पे जाके वो कोई वीडियोस देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसके बारे में वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी और मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई वीडियो देखता हूँ, कोई लेक्चर देखता हूँ या अदरवाइज़ भी कोई एंटरटेनिंग वीडियो भी देखता हूँ, तो वो शायद कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा। डिस्कवरी चैनल का कोई वीडियो देख लिया या कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, तो उस टाइप से अगर इंटरनेट या सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज़ आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आप इंस्टाग्राम रील्स की जो बात कर रहे थे, जी। तो रील्स, कौन सी रील आपकी फीड में आएगी उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें उस प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम का रोल ज़्यादा है। तो वो किस टाइप की रील आपको शो करेगा ये आप भी नहीं जानते हैं। तो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज
काइंड ऑफ वायरल रील्स, अगर वो आपकी प्रिपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप बेशक उसको देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ एग्ज़ाम ऐसा है कि 30 सेकंड या 15 सेकंड के वीडियो में आपको शायद ही कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सर क्योंकि वेब सीरीज़ की बात चल ही रही है, तो एक टर्म निकला है और ये टर्म शायद पहले से भी प्रिपरेशन जो करते हैं एस्पिरेंट उनके बीच में रहता था। ये टर्म है प्लान बी। प्लान बी कितना ज़रूरी है? क्या इसको रखना चाहिए? किसी एस्पिरेंट को रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए? और आपका अगर कोई प्लान बी था तो वो क्या था? थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, उनको बहुत ही ज़्यादा इससे सीखने को मिलेगा कि किस तरह से वो अपनी तैयारी में बेनिफिशियल जो ये इनको किस तरह से रह सकता है। प्लान बी में जाने से पहले मैं ये एक कहना चाहूँगा कि प्लान बी अगर है तो आपका कुछ प्लान ए है, और जी, वो प्लान है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बिल्कुल, सिलेक्ट होना। बिल्कुल। तो आपका मेन फोकस या सबसे ज़्यादा टाइम आप जो डिवोट कर रहे हैं वो आपका प्लान ए पर ही होना चाहिए। और जब तक कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है प्लान बी होना, तब तक अगर वो नहीं भी है तो चलेगा। जैसे अगर आप फ्रेश एक एस्पिरेंट हैं, एकदम यंग भी हैं, अगर आप केवल ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं और आपके कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, फैमिली का फुल सपोर्ट है लाइफ में, और कुछ ऐसे चैलेंजेस भी नहीं हैं, तो उस टाइम पे आप अफोर्ड कर सकते हैं कि यू कैन हैव ओनली योर प्लान ए जी, एंड नो प्लान बी। और क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस ही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वो लगभग 10-11 महीने तो वो एग्ज़ाम की एक साइकिल चलती है, बिल्कुल, और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपको 10-11 महीने एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो वो करीब करीब 2 साल की जर्नी तो आपकी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम में अपीयर होने से लेके फाइनल सेलेक्ट होने तक की जर्नी ही हो गई। बिल्कुल ट्रू। तो उस 2 साल में अगर आप प्लान बी नहीं भी रखते हैं तो चलेगा। बट अगर आप ये देख रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका एक बार में नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बट 3-4 बार भी जब आपका नहीं हो रहा है और आप अपने मिड 20s में आ गए हैं, जी, फिर कहीं ना कहीं आपसे, अगर आपकी फैमिली में कुछ इस टाइप के कंपल्शंस हैं कि यू ऑल्सो हैव टू बी एन अर्निंग मेंबर, तो उस टाइम पे यू कैन थिंक ऑफ हैविंग अ प्लान बी, बिकॉज आप अपने यूथ के प्राइम ईयर्स भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सारे अटेम्प्ट्स भी एग्जॉस्ट करने के बाद बाय चांस आपका नहीं होता है, बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका नहीं होता है फाइनली, बिल्कुल, तो उस केस में 4-5 अटेम्प्ट्स या 3-4 अटेम्प्ट्स में भी सक्सेस नहीं मिल पाने के बाद यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी। और वो प्लान बी भी आपके एक्यूमेन, आपके स्किल्स क्या हैं, उनके बेसिस पे होना चाहिए। आपने जैसे मुझसे पूछा कि मेरा कोई प्लान बी जी, था या नहीं, तो मेरा स्टार्टिंग में कोई प्लान बी नहीं था, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि मैं 2 साल कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका हूँ, एमबीए के बाद एक ऑलरेडी अच्छा जॉब ऑफर हो रहा था। तो अगर मेरा नहीं भी होता है तो मैं इसी टाइप का सिमिलर एक जॉब कर पाऊँगा विद द काइंड ऑफ स्किल्स दैट आई हैव, विद द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट आई हैव। और यूपीएससी भी आपको इतना सिखा देता है, इस लायक तो बना देता है कि आप जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करने में आप सक्षम हो जाते हैं। बिल्कुल। सर क्योंकि यूपीएससी आपने जैसे बात कही कि यूपीएससी इतना काबिल बना देता है, इसकी जो प्रिपरेशन है वही इतना काबिल बना देती है एक शख्स को, एक एस्पिरेंट को, कि वो अपनी लाइफ में जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन इसमें प्लान बी की अगर हम बात करें तो प्लान बी में कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो वो स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, हम्म। स्टेट पीसीएस होता है, पीएससी होता है, इन्हें अपना सेकंड ऑप्शन बनाते हैं, अपना प्लान बी बनाते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? जैसा कि मैंने कहा कि अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग उनको देखना होगा। अगर वो ऐसा मानते हैं कि वो स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज आप प्लान भी बना रहे हो ये सोच के कि आप सिविल सर्विसेज में या यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर पाओगे तो वो भी आप एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, बट आपको फिर उसकी स्ट्रेटजी अलग तरह से बनानी होगी। स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस या पैटर्न होता है बिल्कुल, वो थोड़ा अलग होता है। कई चीज़ें यूपीएससी कई केसेस में एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। करेक्ट, कुछ स्टेट के पीसीएस के जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रोट लर्निंग वाला या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाला एस्पेक्ट एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो यूपीएससी में शायद नहीं होता है। तो उस तरह से वो सोचें, उसको प्लान बी रखने में कोई बुराई नहीं है। जी, उनके अपने क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन सब के बेसिस पे वो अपना प्लान भी बना सकते बिल्कुल। तो मतलब प्लान बी रखना ज़रूरी है। हैं। ज़रूरी किस स्टेज पे आप हैं अपनी जी, प्रिपरेशन के, जी, उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही हैं, फ्रेशर हैं, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है तो नहीं ज़रूरी है। बट आप मिड 20s में हैं, आपकी फैमिली भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, तो आप रख सकते हैं प्लान बी।
ओके सर, क्योंकि आप अभी कार्यरत हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं न्यू मीडिया विंग के। अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियोज़ और फेक न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे हैं और चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं भारत के अंदर। मिनिस्ट्री इसे कैसे हैंडल करती है, आप लोग इसमें क्या योगदान देते हैं, ये एक बार आप समझाइए हमारे दर्शकों को। आपने बात की डीप फेक की, तो जी अभी हाल ही में एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक जी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका भी इसमें रोल है। ओके। उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की कि ये जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, इनको उस टाइप का कंटेंट जैसे ही रिपोर्ट किया जाए उसके विद इन 36 आवर्स उसको टेक डाउन करना होगा। और इस टाइप के कई सारे मैकेनिज़म्स हैं, कई सारे रूल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, मेटी के भी और आईएनबी मिनिस्ट्री के भी, जिनके अकॉर्डिंग बोथ द मिनिस्ट्रीज टेक एन एक्शन, टेक अ कॉल। और अगर फेक न्यूज़ की ही बात करें जी तो फेक न्यूज़ के लिए आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी, पीआईबी के ही अंडर है। तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है और कोई सिटीज़न उसको रिपोर्ट करते हैं पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को, या सुओ मोटो भी कई बार वो सामने आती हैं, करेक्ट। तो उन पे एक्शन लिया जाता है। कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ या ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करके एक वैलिड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता की जाती है, वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। सर, ऐसा कोई केस आपकी नज़र में जो आपके कार्यकाल के दौरान अभी भी और मिनिस्ट्री ने उस पर एक्शन भी लिया हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हो और वो भारत में वायरल भी हो रही हो, ऐसा कोई केस आपके ध्यान में हो तो हमें बताइए। एक हाल ही का किस्सा मुझे याद आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था सोशल मीडिया पे खासकर। एक वीडियो दिखाया जा रहा था ड्यूरिंग दी G20 समिट, जो मेन समिट जी दिल्ली में भारत मंडपम में हो रही थी, कि बारिश हुई थी दिल्ली में रात में, होती रहती है दिल्ली में अनप्रिडिक्टेबल रेन्स। तो उस कुछ ड्यूरेशन की बारिश के बाद एक छोटे से एरिया में थोड़ी सी वाटर लॉगिंग हो गई थी। तो उसको लेके आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा ब्लो किया गया कि ये इतने करोड़ इस पे खर्चा हुआ है G20 पे, और फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और उसकी जो एक्चुअल रियलिटी थी या सच्चाई थी, फैक्ट ये था कि वो थोड़ा सा एक पूल ऑफ वाटर जमा हो गया था, जिसको कि 20 मिनट में ही खाली भी कर लिया गया था। ओके। बट वो एक वीडियो उस इंसिडेंट का लेकर और रात भर उसको सोशल मीडिया पे चलाया गया, बट तुरंत ही फिर पीआईबी फैक्ट चेक एक्शन में आया और उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई की, और उसके बिफोर एंड आफ्टर के वीडियोस, इमेजेस, विजुअल्स शेयर करते हुए इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, उस फेक न्यूज़ को बस्ट किया कि वो केवल 20 मिनट में वाटर लॉगिंग को हटा दिया गया था, पानी को वहाँ से निकाल दिया गया था। वो कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से बिल्कुल। इंडिया की इमेज को एक ग्लोबल लेवल पे टार्निश करने के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या जिन भी रीजंस की वजह से कई बार फेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती हैं, तो उस पर मिनिस्ट्री और पीआईबी इस तरह से एक्शन फिर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मिनिस्ट्री इस पे एक्शन लेती है और जो भी फेक न्यूज़ होती है, जो भी किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा या एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा फैलाई जाती है। सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी आईक्यू के, आपका एक फाइनल नोट, आप अपना क्या एडवाइस उन्हें देना चाहते हैं जो प्रेजेंटली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उन एस्पिरेंट्स के लिए, स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक तो एडवाइस यही देना चाहूँगा कि यूजुअली जब हम इस टाइप के वीडियोस देखते हैं सर्विंग ऑफिसर्स के या सक्सेसफुल लोगों के, तो कई बार कई टिप्स दी जाती हैं, कई लोग ट्रिक्स वाले वीडियोस भी बनाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है, जेन्युइन एडवाइस, कि यूपीएससी में कोई भी टिप्स या ट्रिक्स काम करती नहीं है। ना ही यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कोई एक कोड है जिसको आप डी कोड कर सको। करेक्ट। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसका एक वेल सेट पैटर्न है। जैसा मैंने पहले बोला कि नोटिफिकेशन से और सिलेबस से ही आप शुरू करें और उस पैटर्न को समझें, उस सिलेबस को समझें। जब आप उस सिलेबस को एब्जॉर्ब कर लें अच्छे से, फिर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ें, तो उसका भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। जी कुछ लोग 5 से 6 घंटे पढ़ के भी क्वालिफाई हो जाते हैं, कुछ लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। तो जितना भी आपका सेट नंबर ऑफ आवर्स है, वो आपको पूरे उन 10-11 महीने जितना आप दे रहे हैं उतने ही ड्यूरेशन में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 14-15 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन केवल 1 घंटे ही पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी के साथ आप चलें और रिवीजन करते रहें। आप लास्ट के जब एग्ज़ाम के क्लोज आ जाएं तो वापस से आप रिवीजन करने लगें, 3-4 बार रिवीजन करें। अपने जो लास्ट 90 डेज़ हैं उनको आप 40, 30, 20 के सेट्स में डिवाइड कर लें।
40 डेज़ में एक रिवीजन करें, नेक्स्ट 30 डेज़ में नेक्स्ट रिवीजन, जी लास्ट 20 डेज़ में एक आपका फाइनल रिवीजन होना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलें। सर, स्टडी आईक्यू के बारे में आपने क्योंकि अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी अगर सुना हो उस समय पे और अभी जो आप जानते हैं स्टडी आईक्यू को अफोर्डेबल बनाते हैं हम लोगों की जो प्रिपरेशन जो एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन है उसको यूपीएससी की, क्या विचार हैं आपके इस आइडिया पे और स्टडी आईक्यू के बारे में? ऑनलाइन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज़ करें। डेफिनेटली। अगर आपके कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनसे रिलेटेड आपके पास बुक्स नहीं है या ऑफिशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके माध्यम से वो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स उनके वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक फ्रीडम होती है जब आप इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के हिसाब से उन वीडियोस को देख पाऊँ। अगर कई बार आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेक्चर 1 घंटे का है, तो आप प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करके भी उसको कम ड्यूरेशन में भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, या रिवीजन कर रहे हैं तब आपको बिल्कुल। उसको फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्पफुल हैं एस्पिरेंट्स के लिए अगर वो उनको ठीक से यूटिलाइज़ करें तो। सर थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी आईक्यू पे इतना समय निकाला। तो दोस्तों ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लेकर आते रहेंगे, कई सारे ऐसे गेस्ट को लेकर आएंगे जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे जिनसे आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी आईक्यू के कई सारे बैचेस मिल जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना बैच सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कोर्स पे आपको सेलेक्ट करने के बाद में एक कोड लगाना है वीजे लाइव। ये कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही इन कोर्सेज के साथ में आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।